Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 15.1 डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। मुगल साम्राज्य कैसे खत्म हुआ, उसका पतन कैसे हुआ, आइए इसके बारे में देखते हैं। द बैकग्राउंड, सबसे पहले भूमिका समझते हैं। द यूनिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द मुगल एम्पायर was shaken during the long and strong reign of Emperor औरंगजेब। मुगल साम्राज्य की एकता तथा सुदृढ़ता औरंगजेब के लंबे तथा मजबूत शासन के दौरान ही टूट गई थी, विखंडित हो गई थी, हिल गई थी। However, in spite of these setbacks and adverse circumstances, the Mughal administration was still quite efficient and the Mughal army is strong at the time of his death in 1707। हालांकि कुछ झटकों तथा विकट स्थितियों के बावजूद मुगल प्रशासन काफी सक्षम था तथा उसकी मृत्यु के समय 1707 ईस्वी तक मुगल सेना भी काफी मजबूत स्थिति में थी। This year is generally considered to separate the era of the Great Mughals from that of the Lesser Mughals। इस वर्ष को आमतौर पर महान मुगल तथा जो लघु मुगलों के काल के में अंतर स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। After the death of Aurangzeb, the Mughal authority weakened. It was not in a position to militarily enforce its regulations in all parts of the empire। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सत्ता कमजोर हो गई तथा अपने विशाल साम्राज्य के हर हिस्से पर नियंत्रण स्थापित करने की शक्ति अब उसमें नहीं रही। As a result, many provincial governors started to assert their authority। अब इसके वजह से कई मुगल सूबेदारों ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। In due course of time, they gained independent status। अब देखिए, कुछ वक्त बाद वो खुद को स्वतंत्र कर लिए। At the same time, many kingdoms which were subjugated by the Mughals also claimed their independence। अब देखिए, उसी समय कुछ नए क्षेत्रीय समूह भी उभरे, ठीक है, और वो लोग भी खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिए। Some new regional groups also consolidated and emerged as political power। With all these developments, the period between 1707 and 1761, Third Battle of Panipat, where Ahmad Shah Abdali defeated the Maratha chiefs, witnessed resurgence of regional identity that buttressed both political and economic decentralization। आगे देखिए, कुछ नए क्षेत्रीय समूह भी उभरे तथा संगठित हुए तथा इन्हीं घटनाओं के बीच राजनीतिक शक्ति बनकर उभरे। 1707 से लेकर पानीपत के तीसरे युद्ध 1761 ईस्वी, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठा शासकों को हरा दिया, तक की अवधि क्षेत्रीय शक्तियों के पुनः उदय का साक्षी बनी, जिसने राजनीतिक तथा आर्थिक विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन व्यवस्था को जन्म दिया। At the same time, intra-regional as well as inter-regional trade in local raw materials, artifacts and grains created strong ties of economic interdependence, irrespective of political and military relation। इसी समय तमाम राजनीतिक तथा सैन्य उठापटक के बावजूद स्थानीय कच्चा माल, हस्तशिल्पी तथा अनाजों के क्षेत्रीय तथा अंतर क्षेत्रीय व्यापार ने राजनीतिक व सैन्य संबंधों पर गौर किए बिना आर्थिक परस्पर निर्भरता को प्रगाढ़ रिश्तों का निर्माण किया। आगे देखिए, पासिंग ऑफ द मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य का समापन। In 1707, when Aurangzeb died, serious threats from the
peripheries had begun to accentuate the problem at the core of the empire. सन 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, तब क्षेत्रीय शक्तियों से गंभीर चुनौतियां मिलना प्रारंभ हो गया था, जिसने समस्याओं को साम्राज्य के ठीक केंद्र में बलपूर्वक प्रकट करना शुरू किया। द न्यू एम्परर बहादुर शाह वन और शाह आलम रूल्ड 707 to 1712, followed a policy of compromise, pardoning all nobles who had supported his rivals. अब देखिए, नए शासक बहादुर शाह प्रथम उर्फ शाह आलम 1707 से 1712 ईस्वी तक इन्होंने राज किया। उन्होंने समझौते पर की नीति अपनाई। उसने उन सभी दरबारियों को माफ कर दिया जिन्होंने उसके विद्रोहियों का साथ दिया था। He granted them appropriate territories and posting. उसने उन्हें समुचित क्षेत्र तथा पद प्रदान किए। He never abolished jizya, but the effort to collect the tax were not effective. उसने जजिया को नहीं हटाया, परंतु इकट्ठा करने का अधिक प्रयत्न भी नहीं किया। In the beginning, he tried to gain greater control over the Rajput states of the Rajas of Amber, later Jaipur and Jodhpur. आरंभ में उसने राजस्व राजपूत क्षेत्र के आमेर, जो आज जयपुर है, तथा जोधपुर के राजा पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया था। When his attempt met with firm resistance, he realized the necessity of a settlement with them. जब उसके प्रयासों का विरोध होने लगा तो उसने उनके साथ समझौते की आवश्यकता का अनुभव किया। However, the settlement did not restore them to fully committed warriors for the Mughal cause. हालांकि यह समझौता भी उन्हें मुगलों के प्रति कटिबद्ध योद्धा न बना सका। The emperor's policy towards the Marathas was also that of half-hearted conciliation. मुगल बादशाह की मराठों के प्रति नीति भी आधी अधूरी समझौतावादी ही थी। They continued to fight among themselves as well as against the Mughals in the Deccan. मराठा आपस में तथा मुगलों से संघर्ष करने में ही उलझे रहे। बहादुर शाह was, however, successful in conciliating Chhatrasal, the Bundela chief, and Churaman, the Jat chief. The latter also joined him in the campaign against the Sikh. बहादुर शाह हालांकि दक्कन में बुंदेला प्रमुख छत्रसाल तथा जाट सरदार चूड़ामन के साथ समझौता करने में सफल रहा, जिसमें जाट प्रमुख ने सिखों के विरोध अभियान में उसकी सहायता की थी। जहांदर शाह रूल्ड 1712 to 1713 was a weak and ineffective ruler. जहांदार शाह 1712 से 1713 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया, बेहद ही कमजोर तथा अयोग्य शासक था। His वजीर जुल्फिकार खान assumed the executive directions of the empire with unprecedented powers. उसके वजीर जुल्फिकार खान ने साम्राज्य चलाने की शक्तियां हथिया ली। Zulfikar believed that it was necessary to establish friendly relation with Rajputs and Marathas and to conciliate the Hindu chieftains in general in order to save the empire. जुल्फिकार ने महसूस किया कि शासन संचालन के लिए राजपूतों तथा मराठों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखने में ही भलाई है। शासन की सलामती के लिए हिंदू प्रमुखों के साथ समझौता जरूरी है। रिवर्स द पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब, उसने औरंगजेब की नीतियों को उलट दिया। द हेटेड जजिया वॉज अबॉलिस्ड, जजिया कर हटा दिया गया। He continued the old policy of suppression against the Sikhs. उसने सिखों के खिलाफ दबाव वाली नीति का ही अनुसरण किया।
His goal was to reconcile all those who were willing to share power with the Mughal institutional framework. Zulfikar Khan made several attempts at reforming the economic system. उसका लक्ष्य उन सभी शक्तियों के साथ सुलह करना था जो मुगल संस्थागत ढांचे में सत्ता बांटना चाहती थी। जुल्फिकर ने आर्थिक व्यवस्था में सुधार करने के कई प्रयास किए थे। He failed in his effort to enhance the revenue collection of the state. वह राज्य में राजस्व संचरण में वृद्धि करने के प्रयास में असफल रहा। When Farrukh Siyar, son of the slain prince Ajimush-Shan, challenged Jahandar Shah and Zulfikar Khan with a large army and funds from Bihar and Bengal, the rulers found their coffers depleted. जब कत्ल किए गए राजकुमार अजिमुश शान के पुत्र फारूक या शियार ने जहांदार शाह तथा जुल्फिकार खान के बंगाल तथा बिहार से लाए अपार धन तथा विशाल सेना के साथ ललकारा तो मुगल शासकों ने अपनी तिजोरी को एकदम खाली पाया। In desperation, they looted their own palaces, even ripping gold and silver from the walls and ceilings in order to finance an adequate army. निराशा में उन्होंने अपने ही महल की लूटपाट की, यहाँ तक कि छत दीवारों से सोने चांदी को नोच लिया जिससे विशाल सेना का खर्च वो चला सकें। फर्रुख शियार ruled 1713 to 1719, owed his victory and accession to the Sayyid brothers, Abdullah Khan and Hussain Ali Khan Barra. फारूक सियार 1713 से 1719 तक उनका शासन रहा, ने विजय हासिल की तथा सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खान हुसैन अली खान बर्रा को उच्च पद प्रदान किए। The Sayyid thus earned the offices of Wazir and Chief Bakshi and acquired control over the affairs of the state. सैयद बंधुओं ने वजीर तथा मुख्य बख्शी की उपाधि धारण की तथा शासन के कामकाज पर नियंत्रण स्थापित किया। They promoted the policies initiated earlier by जुल्फिकार खान. उन्होंने जुल्फिकार की नीतियों को ही आगे बढ़ाया। जिजिया and other similar taxes were immediately abolished. जजिया तथा अन्य अलोकप्रिय जो टैक्स थे, कर थे, उन्हें तुरंत हटा लिया गया। The brothers finally suppressed the Sikh revolt and tried to conciliate the Rajputs, the Marathas and the Jats. अब देखिए, सैयद बंधुओं ने सिख विद्रोह को निर्णायक रूप से दबा दिया, वहीं राजपूत, मराठों तथा जाटों के साथ सुलह समझौता का भी प्रयत्न किया। However, this policy was hampered by divisiveness between the Wazir and the Emperor, as the groups tended to ally themselves with one or the other. हालांकि सम्राट एवं वजीर के बीच मतभेदों की वजह से यह नीति लागू नहीं हो पाई क्योंकि गुटबाजी प्रारंभ हो गई थी। The Jat once again started plundering the royal highway between Agra and Delhi. जाट एक बार फिर आगरा दिल्ली मार्ग पर छापामारी के कामों में लग गए। फारूक शियार deputed Raja Jai Singh to lead a punitive campaign against them, but Wazir negotiated a settlement over the Raja's head. अब देखिए, फारूक शियार ने राजा जय सिंह को आक्रामक अभियान चलाने को कहा, किंतु वजीर ने राजा की जान का ही सौदा करने का समझौता किया। As a result, throughout northern India, zamindars either revolted violently or simply refused to pay assessed revenues. इसका परिणाम यह हुआ कि पूरे उत्तर भारत में या तो जमींदारों ने विद्रोह कर दिया या फिर जमा किए राजस्व को राजकोष में देने से
इनकार कर दिया। ऑन द अदर हैंड, फारूक शियार compounded difficulties in the Deccan by sending letters to some Maratha chiefs urging them to oppose the forces of the Deccan governor, who happened to be the deputy and an associate of Sayyid Hussain Ali Khan. अब देखिए आगे क्या हुआ। इधर फर्रुख शियार ने मराठी सरदारों को दक्कन के सूबेदार की सेनाओं का विरोध करने का गुजारिश पत्र लिखा। ठीक है, दक्कन की समस्याओं को और जटिल बना दिया, क्योंकि दक्कन के सूबेदार सैयद हुसैन अली खान का प्रतिनिधि तथा सहयोगी था। Finally, in 1719, the Sayyad brothers brought Ajit Singh of Jodhpur and a Maratha force to Delhi to depose the emperor. अंततः 1719 ईस्वी में सैयद बंधु जोधपुर से अजीत सिंह तथा मराठा सेनाओं को बादशाह को पदच्युत करने के लिए ले आए। पदच्युत का मतलब होता है पद से निकालने के लिए, हटाने के लिए। The murder of Farooq Shiar created a wave of revulsion against the Sayyid among the various factions of nobility who were also jealous of their growing power. फारूक शियार के कत्ल ने सैयद बंधुओं के खिलाफ संभ्रांत कुलों में विद्रोह की आग जला दी। ये वर्ग सैयद बंधुओं की बढ़ती शक्ति से भी ईर्ष्या करते थे, जलते थे। Many of these, in particular, the old nobles of Aurangzeb times, resented the wazir's encouragement of revenue farming, which in their view was mere shopkeeping and violated the age-old Mughal notion of statecraft. अब देखिए, इनमें से कई अमीरों, मुख्यतः औरंगजेब के समय के पुराने अमीरों ने राजस्व कृषि को वजीर के प्रोत्साहन के प्रति गुस्सा किया, जो उनके अनुसार मुगल शासन कला की धारणा का खुलेआम उल्लंघन था। In Farooq Shiar's place, the brothers raised to the throne three young princes in quick succession within 8 months in 1719. फारूक शियार के स्थान पर सैयद बंधुओं ने 8 महीने में ही 3 युवा राजकुमारों को एक के बाद एक गद्दी सौंपी। ये सब 1719 ईस्वी में हुआ। 2 of these, रफ़ी उद दराजत and रफ़ी उद दवला Shahjahan II, died of consumption. The third, who assumed the title of Muhammad Shah, exhibited sufficient vigor to set about freeing himself from the brothers' control. 2 राजकुमार तो रफ़ी उर दरजात तथा रफ़ी उद द्वता जो कि शाहजहां द्वितीय थे, क्षय रोग की वजह से मृत्यु को प्राप्त हो गए। किंतु तीसरे राजकुमार ने, जिसने मोहम्मद शाह की उपाधि धारण की थी, वह सैयद बंधुओं के नियंत्रण से बाहर निकलने के लिए पूरी शक्ति का उपयोग उसने किया और वो गद्दी से हट गया। आगे देखिए, आगे बोल रहा है, अ पावरफुल ग्रुप अंडर द लीडरशिप ऑफ निजाम उल मुल्क Chin Khalij Khan and his father cousin Muhammad Amin Khan, the 2 eminent nobles, emerged finally to dislodge the Sayyid brothers in 1720. निज़ाम उल मुल्क चिनकिल्च खान तथा उसके पिता के चचेरे भाई मोहम्मद अमीन खान के नेतृत्व में एक शक्तिशाली समूह का संगठन हुआ तथा इन प्रभावशाली अमीरों ने अंततः सैयद बंधुओं को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया 1720 ईस्वी में। By the time Muhammad Shah ruled 1719 to 1748 came to power, the nature of the relationship between the emperor and the nobility had almost completely changed.
जिस समय मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठा तब राजा तथा अमीरों के आपसी रिश्ते एकदम बदल चुके थे। यह उनका शासन 1719 से 1748 माना जाता है। Individual interest of the nobles had come to guide the course of politics and state activities. अमीरों के व्यक्तिगत स्वार्थ की छाया राजनीति तथा शासन की गतिविधियों पर पड़नी प्रारंभ हो गई थी। In 1720, Muhammad Amin Khan replaced Sayyid Abdullah Khan as Wazir. After Amin Khan's death, January 1720, the office was occupied by the Nizamul Mulk for a brief period until Amin Khan's son Kamaruddin Khan assumed the title in July 1724 by a claim of hereditary right. आगे पढ़िए। सन 1720 में सैयद अब्दुल्ला खान के स्थान पर मोहम्मद आमीन खान वजीर बना। सन 1720 में अमीन खान की मृत्यु हो गई जनवरी 1720 में, और इसके बाद थोड़े समय के लिए यह पद निज़ाम उल मुल्क की झोली में गया, क्योंकि जुलाई 1724 ईस्वी में अमीन खान के पुत्र कमर उद्दीन ने वंशानुगत अधिकार का दावा कर वजीर पद पर कब्जा जमा लिया। The nobles themselves virtually dictated these appointments. अब देखिए, अमीर खुद ही इन नियुक्तियों का निर्देश देते थे। By this time, the nobles had assumed lot of powers. इस समय तक अमीरों के पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ आ चुकी थी। They used to get फरमान्स issued in the name of emperor in their favors. वे अपने स्वार्थ के लिए बादशाह के नाम का फरमान जारी करवाया करते थे। The position of emperor was preserved as a symbol only without real powers. बादशाह की स्थिति मात्र कठपुतली की हो गई थी, जिसके पास शक्ति नहीं थी। The real powers seated with important groups of nobles. असली शक्ति अमीरों के संघों के हाथों में होती थी। The nobles in control of the central offices maintained an all-empire outlook, even if they were more concerned with the stability of the regions where they had their जागीर्स। अब देखिए, अमीर पूरे साम्राज्य की गतिविधियों को केंद्र से नियंत्रित करते थे, यहाँ तक कि उन्हें उन राज्यों की स्थिरता की भी काफ़ी फिक्र थी जहाँ उनकी जागीरें थीं। फरमान्स mandates granting certain rights or special privileges to governors, फौजदार and other local officials were sent in conformity with tradition in the name of the emperor. बादशाह के नाम पर शासकों तथा फौजदारों तथा अन्य स्थानीय कार्यालयों को फरमान भेजे जाते थे। फरमान कुछ अधिकार प्रदान करने का जनादेश या विशेषाधिकार होता था। Individual failings of Aurangzeb's successors also contributed to the decline of the royal authority. Jahandar Shah lacked dignity and decency. Farooq Shiar was fickle-minded. Muhammad Shah was frivolous and fond of ease and luxury. Opinions of the emperor's favorites weighed in the appointments, promotions and dismissals even in the provinces. आगे देखिए, औरंगजेब के उत्तराधिकारियों की व्यक्तिगत असफलताओं ने शाही सत्ता, शाही प्रतिष्ठा का भी नुकसान किया। जहांदार शाह में बड़प्पन तथा शालीनता का अभाव था। फारूक शियार अस्थिर बुद्धि का था। मोहम्मद शाह छिछोरा था तथा आराम और विलासिता का शौकीन था। बादशाह से निकटता क्षेत्रीय स्तर पर भी नियुक्ति, पदोन्नति तथा निलंबन का कारण बनती थी।